दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लोगों के गाँव में सलाम प्रथा थी, जिसमें दूल्हे को बहुजन समाज के या दलित महादलित समाज के दूल्हे को सवर्ण समाज के लोगों के घर घर सलाम देने के लिए जाना पड़ता था और वहाँ सलाम देने के बदले में उसको गालियाँ मिलती थी। चूड़े चमार भंगी साले ये वो औरतें कहती थी और कहती थी कि तुम चूड़ों का तो पेट ही नहीं भरता है, कमीनों कंजड़ों, इतना तुम्हारा पेट बड़ा हो गया, ज़िंदगी भर मांगते रहते हो हम लोगों से, ऐसा बोलती थी। जिससे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के दिल में बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ उनको। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी शादी में सलाम प्रथा बिल्कुल नहीं रखूँगा। और अपने घर से ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जब बड़े भाइयों की शादी हुई, उनकी बहन की शादी हुई, तो उनने सलाम प्रथा का अपने घर से ही अंत किया और धीरे धीरे सलाम प्रथा पूरे गांव से उनके उसका अंत हो गया, खात्मा हो गया। आगे की कहानी शुरू करते हैं। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है 9वीं कक्षा में पहुंच गए थे। घर की आर्थिक हालात कमज़ोर हो चुकी थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया पहन लिया, जो वक्त पर मिल गया खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहोड़ों के जिम्मे था। जिनके घर में जो काम करता था, उनके पशु भी उसे ही उठाने पड़ते थे। इसके बदले में कोई मेहताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, एक भैंस या बैल को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। जिसका मवेशी मर जाता था, उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। मरे हुए पशु को उठाना बहुत कठिन काम होता था। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी में बांधकर बांस की मोटी मोटी बाइयों से उठाना पड़ता है। इतने शर्मसाध्य काम के बदले मात्र गालियाँ। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ शर्म का कोई मेल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर में चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने में और मरे जानवर को उठाने वालों की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेघ निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज़ ब्रह्मादेव तगा का बैल खेत से लौटते हुए रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया था। कुछ ही देर बाद ब्रह्मादेव ने आकर हमारे घर खबर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी रहती थी। जसबीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई। बैल की खाल उतारने के लिए किसे भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले में खाल नहीं उतर पाएगी। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया था। मैंने कभी ये काम नहीं किया था। माँ नहीं चाहती थी कि यह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उसे छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलड़ महा कामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थककर बीड़ी पीने बैठ गए थे। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले,
धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था। मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहर में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया था। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सिर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़े उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ रहा था। बछड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज़ मैंने चाचा को बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो मुझे स्कूल में तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज़ में चाचा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उतार कर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजूद से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ की तरह निकला। मेरा ही मन जानता था। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था। कोई देख ना ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर पूछ बैठा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हाल में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई पड़ रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं इस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। अगले रोज़ हिरम सिंह के साथ खाल लेकर शहर जाना पड़ा था। पिताजी और जनेसर लौटे नहीं थे। हिरम सिंह का परिवार जानवरों की हड्डियाँ और खाल शहर ले जाकर बेचता था। तांगे में खाल को छुपाकर सीट के नीचे रखा था ताकि सवारियों का ध्यान उस पर ना जाए। बस में कंडक्टर चढ़ने नहीं देता था। मुसलमान तांगे वाले से हिरम सिंह ने बात कर ली थी। तांगे वाले ने सवारियां जिला अस्पताल के सामने उतार दी थी। वह हमें लेकर चमड़ा बाजार गया। चमड़ा बाजार में चारों तरफ चमड़े के ढेर लगे थे। सूखी हड्डियों के गोदामों से बदबू के तेज झोंके आ रहे थे। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। खाल 25 रुपये में बिक गई थी। 2 रुपये तांगे वाले ने लिए थे किराए के। शाम होने से पहले ही हम लौट आए थे। बचे हुए पैसे मैंने माँ को दिए तो उसने लौटा दिए। तेरे पास स्कूल की किताबें नहीं, इनसे जो भी आए खरीद ले, घर का खर्चा तो जैसे तैसे चल ही जाए। मैंने माँ से कहा, इसमें से कुछ चाचा को भी दे दो। माँ ने मुझे डांट दिया था, उसका नाम मत लेना, तेरे बाप को आने दे, इससे हाड़ तुड़वाऊंगी। माँ चाचा पर गुस्सा थी। उस दिन से चाचा भी माँ के सामने आने से कतरा रहे थे। मेरे चाचा माँ का आदर करते थे। माँ भी चाहे जितना कड़वा बोले, लेकिन दोनों चाचा सोलहड़ और श्यामलाल को खूब चाहती थी। उनके निकम्मेपन पर दुखी तो होती थी, फिर भी उनके छोटे से छोटे दुख में साथ खड़ी रहती थी। पिताजी के वे चचेरे भाई थे, लेकिन उन्हें सगा ही मानती थी। पारिवारिक सघनता का एहसास पिताजी से मुझे विरासत में मिला है। एक दिन मामा सुरजन को लेकर अचानक बल्ला आ गए थे। माँ से उन्होंने कहा था, यो अब नहीं पढ़ेगा, देहरादून में इसका रहना ठीक नहीं है, इसकी सोबत खराब हो गई है, यहीं के स्कूल में इसका दाखिला करवा दो। सुरजन का दाखिला 9वीं में हुआ था। सुरजन और मैं 9वीं कक्षा में एक साथ थे। दोनों का सेक्शन भी एक ही था। दोस्तों, कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ना चाहते हुए भी बैल की खाल उतारनी पड़ी और मरे हुए पशु को उठाना पड़ा। इतने मनुवादी लोग दुष्ट थे जो कि
एक तो उनसे काम कराते थे। ये दलित समाज को, महादलित समाज को गरीब रखने की एक साजिश थी और काम के बदले मेहताना नहीं मिलता था। मेहताना मतलब मजदूरी नहीं मिलती थी, मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता था। उनसे मरे हुए पशुआ उठाए जाते थे, खाल उतरवाई जाती थी और मिलती थी तो उसके बदले में सिर्फ गालियाँ। वो तो हमारे विश्व रत्न बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो आज दलित समाज, महादलित समाज, वाल्मीकि समाज और अन्य समाज जो आज पढ़ लिख कर सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच गया है। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक दलित समाज के लोग बन रहे हैं। लेकिन आज भी दलित समाज को अपने दुश्मन और दोस्त में फ़र्क महसूस नहीं हुआ है। वो आज भी नहीं जान पाए। आज भी वो टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। जिसने उनका हजारों सालों से शोषण किया, उनकी श्रम की तक, मेहनत की तक उनकी वैल्यू नहीं की, उसके बदले सिर्फ दी गालियाँ। और वो उनके आज भी मनुवादी धर्म से ही चिपका हुआ है। वोट भी वो उन्हीं को देता है और इस वजह से आज भी वो उपेक्षित है। कई लोग तो इस दलदल से बाहर निकल चुके हैं और कई लोगों को आज भी गटर में उतरना पड़ रहा है। आज भी उनके हाथों में झाड़ू ही है। झाड़ू जल्दी से जल्दी अपने हाथों से फेंको, कलमों को उठाओ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें।